हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवीएस क्लासेस पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा सेशन है आपका। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जनवरी से, ठीक है, अभी जनवरी से आपको क्या करना है, ये सारे करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा ज़रूरी क्या हो सकता है, ज़्यादा अच्छा ज़रूरी यही होगा कि आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अब बता सकता हूँ कौन सा अच्छा पढ़ा सकता है। एक्चुअली जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ वो भी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। वो आपके अभिजीत मिश्रा सर हैं, ठीक है। बैंक प्रो शायद उनका चैनल है, ऐसी बैंक प्रो करके, है ना। तो अभिजीत मिश्रा करंट अफेयर्स वो बहुत अच्छा समझाते हैं। एक ही चीज़, मतलब कि बैंकिंग न्यूज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और एक एक डाटा को अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप और भी कोई वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो दैट्स ओके, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो हमने पढ़ लिया है, अगर हम वीक में भी उसको रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन अगर हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन बन जाता है, ठीक है। हमारा मतलब कि पढ़ने का जो तजुर्बा है वो और बेहतरीन होता जाता है और उसमें हमारा मन लगता है। क्यों? क्योंकि हमें वो याद होता जाता है, ठीक है। ठीक है। अब वीकली हो गया। वीकली के बाद अब आप मंथली के बारे में अगर आप कहेंगे तो मंथली में कहूँगा आप किससे पढ़िए, परचम क्लासेस से, ठीक है। तो परचम प्रिया मैम ध्यान नहीं है मुझको, है ना। तो परचम पे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मैंने क्या बताया, अभिजीत मिश्रा सर को पढ़ना है, और अगर आप किसी और टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनसे पढ़िए। फिर आपका आता है वीकली। वीकली में आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। वीकली में आपको यहाँ पे ए टू जेड पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। फिर वीकली हो गया। वीकली के बाद मंथली मैंने आपको बता दिया परचम क्लासेस से प्रिया मैम से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका इसमें जो है, जो कमांड है मजबूत होती जाएगी, क्योंकि आप हर एक टीचर से पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इसमें मैंने एक एक पॉइंट लिया है। एक तो करंट अफेयर्स में जो है, जो इम्पोर्टेंट है, प्लस जो स्टैटिक क्वेश्चन से जो रिलेटेड है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी। अब जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है वो सारा ही कंटेंट मैंने इसमें लिया है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी समय में प्लान कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को जो है ओपन करने का, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अदरवाइज मेरे को ऐसा कोई पीडीएफ से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए, जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार नीचे ज़रूर लिख देना कि हाँ सर, टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे जो है काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, 14,400 400 कुछ अभी फ्रेंड्स जो है इस चैनल से, केवीएस क्लास से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रखी है, इस वजह से जो है मेरे फ्रेंड्स लोगों को मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज मे बी आप किसी और सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ जो इस पे फेथ रखते हैं केवीएस क्लासेस पर, तो मैंने ये उनके लिए कहा है। तो अब कंटिन्यूटी में रहेगी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, ठीक है। बाकी के मैं और जो वीडियो से धीरे धीरे लाने की कोशिश करूँगा। और वीकली जैसे आप वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आप उसको फॉलो करते हैं। उसी तरीके से जो इंग्लिश में जो वोकैबुलरी आते हैं उसको भी आप जो है पहले डेली बेसिस पे, फिर वीकली, देन मंथली बेसिस पे उसको कंप्लीट करिए, ठीक है जी। बात समझ आए? तो हम लोग शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। निमोनिक्स ट्रिक के साथ बताऊँगा, आसानी से यहीं के यहीं याद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यूज़फुल जो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बैंक के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी, और भी जितने आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए देखिए। पहली न्यूज़ आप सभी के सामने ये रही। एक मिनट रुकेंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। हाँ, तो देखेंगे, देखिए, बलदेव प्रकाश, बलदेव प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो आपको ये याद रखना है, ये रहा बलदेव प्रकाश, ठीक है। इसका साइज बड़ा हो सकता है क्या? साइज, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या है, बलदेव प्रकाश के अगर हम देखते हैं, इसकी जगह तो मैं नॉर्मली ले लेता हूँ ना, यही बेस्ट रहेगा। हाँ, इसे देखो ज़रा। अब ये देखो क्या है, बलदेव प्रकाश, बलदेव प्रकाश है ये। और बलदेव प्रकाश को क्या अपॉइंट किया गया है? बलदेव प्रकाश हैज़ बीन अपॉइंटेड
एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू कश्मीर बैंक के जो एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो बलदेव प्रकाश जी को बनाया गया है। हिज अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट टेकिंग चार्ज अप्रैल, 10 अप्रैल से ये अपना चार्ज लेंगे, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, मतलब कि अच्छा 10 अप्रैल से ये अपना मतलब फिक्स हुआ है। इससे पहले भी अगर ये ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ऑफिस में जाके क्या क्या अभी तक हुआ है, क्या आगे होगा, उसके बारे में अच्छे से जो है नॉलेज ले सके, और फिर जाके जब 10 अप्रैल से इनका कार्यकाल जो है शुरू होगा तो ये अच्छे तरीके से उसे हैंडल कर पाए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हिम, उनके अलावा जो आर के छिब्बर है, उनके अलावा ये कौन है भाई, आर के छिब्बर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ द बैंक। तो ये जो जम्मू कश्मीर बैंक है, इसके जो एडिशनल डायरेक्टर के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो एडिशनल डायरेक्टर के लिए किसे चुना गया है, तो आर के छिब्बर को, ठीक है। अब आती है इसकी निमोनिक स्ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया बलदेव प्रकाश जिन्हें एमडी और सीईओ बनाया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का, ठीक है, 10 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे चाहें तो वो पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया एडिशनल डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ द बैंक, यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक का जो एडिशनल डायरेक्टर है वो किसे बनाया गया है, तो वो आर के छिब्बर को जो है बनाया गया है। अब आपका आता है निमोनिक स्ट्रिक्स, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो बलदेव प्रकाश। अब ध्यान से सुनो समझो, देखो जम्मू कश्मीर बैंक पहले से ही जो है आतंकवाद का शिकार रहा है, जैसे कैसे महबूबा मुफ्ती है ना, और इसी तरीके से और भी ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने अपना ही शासन करने का जो है सोचा है, ठीक है, अपना शासन करने का सोचा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उन्होंने वहाँ पे क्या ही नहीं किया, वो वहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि वहाँ का डेवलपमेंट चाहे तो और अच्छा कर सकते थे, लेकिन वहाँ से हिंदुस्तान का मतलब भाग होते हुए भी वहाँ पर जो है ये सारी गतिविधियाँ चलती रहती थी और हिंदुस्तान के खिलाफ ही चलती थी। तो इस वजह से वो राज्य हो गया कमज़ोर। ये जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ये होगी कमज़ोर। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये जब कहानी बनाऊंगा तो आपके दिमाग में याद रहेगा। तो जम्मू कश्मीर क्या हुआ है, इस वजह से वो पिछड़ा हुआ है तो उसे बल देना पड़ेगा। पिछड़ा हुआ है तो जब उसे बल दोगे तभी तो आगे जाके वो प्रगति करेगा, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को देना है बल, इसलिए आ जाएगा बलदेव प्रकाश को एमडी सीईओ बनाया गया है, ठीक है। अब बलदेव प्रकाश को अब बल आ गया तो वो किसी में भी छेद कर सकता है ना, छेद से आ जाएगा छिब्बर, किसी में भी वो छेद कर सकता है ना। जब जम्मू कश्मीर में बल आ जाएगा तो वो कहीं पे भी छेद कर सकता है, कहने का मतलब क्या है कि वो पावरफुल हो जाएगा तो वो कहीं पे भी छेद कर सकता है, तो छेद से आपका क्या आ जाएगा, छिब्बर। तो इसलिए एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाया गया है, आर के छिब्बर को। किसको बनाया गया है, तो आर के छिब्बर को। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर बैंक क्योंकि पिछड़ा हो गया था वहाँ पर, तो उसे बल देना पड़ेगा ताकि वो आगे बढ़े। बल किस तरीके से दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, उसे एक दिशा दे सकते हैं किस दिशा में काम करना है, तो बल देना पड़ेगा। बल से आएगा बलदेव प्रकाश जो कि एमडी और सीईओ बनेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के। दूसरी हम बात कर लेते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा, हाँ, और फिर जब उसमें बल आ जाएगा तो जब वो छेद कर देगा, है ना, बल आ जाएगा तो वो सब में छेद करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, तो छेद से आ जाएगा छिब्बर, छिब्बर से आ जाएगा आपका एडिशनल डायरेक्टर कौन है, तो एडिशनल डायरेक्टर है आपका आर के छिब्बर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये आपका आ गया जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, श्रीनगर। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, श्रीनगर, है ना, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर बैंक के इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1938 को, 1 अक्टूबर 1938 को, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो कि बल हमने कब दिया, बल हमने दिया 1938 में दिया था। बल हमने कब दिया, 1938 में। तो 1 अक्टूबर 1938 का कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो बल हमने कब दिया था, यही तो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आ जाता है जो आपके एग्जाम में जो है आ जाता है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे भूल जाओगे, और ये आसान ही रहता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर बैंक को हमने बल कब दिया था, 1938 में। 1 अक्टूबर 1938 को ये इस्टेब्लिश हुआ, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए वीएस पठानिया। अगला क्या है भाई, अगला है आपका वीएस पठानिया। ये आप देखेंगे वीएस पठानिया टुक ओवर एज द, ये बहुत याद रखना है भाई। देखो अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहूँगा एग्जाम के लिए तो ये आ जाएगा आपका वीएस पठानिया डायरेक्टर जनरल बने हैं क्या भाई, किसके बने हैं, तो ये आपके बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, राइट, इंडियन कोस्ट गार्ड के ये क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है, फ्रॉम कृष्ण स्वामी नटराजन हु रिटायर्ड फ्रॉम। अच्छा,
और ये जो है रिप्लेस किसको करेंगे, तो ये कृष्ण स्वामी नटराजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। He is an alumnus. He is an alumnus of Defense Services Staff College. He is an alumnus of डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो ये एलुमनस हैं, मतलब कि कार्यकर्ता हैं ठीक है, संभालते हैं कहाँ, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन है वहाँ पर, और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो न्यू दिल्ली में है उसको, उसका कार्यभार ये संभालते हैं। ठीक है, कौन संभालते हैं भाई, तो वीएस पठानिया जी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड, देखो इंडियन कोस्ट गार्ड। अब गार्ड कौन बनेगा, गार्ड बनेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन बनेगा, पठान लोगों को हमने जो है एक समझने के लिए बता रहा हूँ, पठान लोग को हम ये भाई वो ईमानदार होते हैं। ठीक है, पठान लोग होते हैं ईमानदार, तो हमने क्या बना दिया भाई, गार्ड हम किसको रखेंगे, पठान को रखेंगे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल हमने किसे बनाया, पठान को। पठान से आ जाएगा पठानिया, वीएस पठानिया। ठीक है जी, वीएस पठानिया। ये रिप्लेस किसको करेंगे, पठान है तो पठान किसको रिप्लेस करेंगे, अपने स्वामी को, है ना, स्वामी को, कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, तो पठान किसको रिप्लेस कर सकते हैं, अपने स्वामी को। पठान किसको रिप्लेस करते हैं, अपने स्वामी को, तो स्वामी से आ जाएगा कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है जी, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। तो मैंने क्या बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड हम बनाएंगे पठान को, पठान स्वामी के अंदर काम करते हैं ना, तो उनके ऊपर एक स्वामी होता है जो उनसे काम कराता है, तो आ जाएगा स्वामी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण स्वामी नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। बात समझ आई। वीएस पठानिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इन पठान का आता है स्वामी, स्वामी से आ जाएगा कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है जी, तो वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के क्या बनेंगे, डायरेक्टर जनरल बनेंगे। कौन से नंबर के, 24 नंबर के। कौन से नंबर के बनेंगे, 24 नंबर के। तो वीएस पठानिया बनेंगे आपके 24 नंबर के डायरेक्टर जनरल, और ये रिप्लेस करेंगे कृष्ण स्वामी नटराजन जी को। ठीक है, और ये हाल फिलहाल में क्या है, डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो न्यू दिल्ली में है उसके ये हेड हैं। ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं। क्या इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है। आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला क्या है, हेडक्वार्टर। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, किसका भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड का। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही ये काम करता है। अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, वीएस पठानिया, यानी इनका पूरा नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसका मोटो क्या है, वयम रक्षामः, यानी कि हम, वयम मतलब हम आपकी रक्षा करेंगे, वयम रक्षामः। ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडियन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या है, तो अब आप देखो इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो वयम रक्षामः यानी कि वो जो वो गार्ड है ना, गार्ड क्या करता है, वो रक्षा करता है, इसलिए आप क्या याद रखोगे, इसका मोटो क्या है, वयम रक्षामः। फाउंडर की बात कर लेते हैं, देखो फाउंडर कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फाउंडर की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडर आपका आ जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड 1 फरवरी। अच्छा, ये फाउंडर क्या है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो किसने इस्टेब्लिश किया है, क्या था, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट ने जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की ज़रूरत महसूस करी तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है जी, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड को इस्टेब्लिश किया था। फाउंडर इसकी कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्लियामेंट। अच्छा, ये फाउंड कब हुआ, तो ये 1 फरवरी 1977 को, 1 फरवरी 1977 को ये फाउंड हुआ, 1 फरवरी 1977 को ये फाउंड हुआ। इतनी बात समझ आ गई। मैंने एक बार फिर से सुन लो, मैंने आपको क्या बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन है, मैंने क्या बताया, गार्ड हम बनाएंगे पठान को, पठान के ऊपर एक स्वामी होता है भाई, वो अच्छे से काम करते हैं। पठान से आ जाएगा वीएस पठानिया, और ये इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, स्वामी को, कृष्ण स्वामी नटराजन जी को रिप्लेस किया है। ठीक है जी, और ये जो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो न्यू दिल्ली में है, ये उसके जो है कार्यकर्ता हैं उन कॉलेजेस के। ठीक है, अगली बात करते हैं हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का न्यू दिल्ली में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। कई बार आ जाता है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। डायरेक्टर इसके अभी कौन बने हैं, तो वीरेंद्र सिंह पठानिया यानी कि वीएस पठानिया बने हैं। मोटो इसका क्या है, गार्ड यही कहता है भाई, गार्ड आप रखते हो तो वो आपकी रक्षा ही तो करता है, तो वो क्या कहता है, हम रक्षा करेंगे, तो आपका आ जाएगा वयम रक्षामा। ठीक है, फाउंडर की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के फाउंडर कौन है, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसी ने ज़रूरत महसूस करी अपनी रक्षा के लिए। तो आपने देखा होगा कि जितने भी नेता उनके आसपास जो है गार्ड घूमते रहते हैं, तो वही है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, वैसे ये कोस्ट का किसके लिए है, ये आपका जो तटीय जो इलाके हैं हमारे समुद्र में, जो तटीय इलाके हैं वहाँ से आपने देखा होता जो 26/11 का जो मतलब कि टेररिस्ट अटैक हुआ था वो वहीं से आए थे, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड वहीं से है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है जी,
फाउंडर हो गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगली बात कर लेते हैं फाउंडर की, तो ये 1 अक्टूबर, मैंने क्या बताया था, 1 अक्टूबर 1977 को, 1 अक्टूबर 1977 को, है ना। तो पठान साहब ने स्वामी को स्वामी बनाया था अपना, है ना। तो स्वामी कब बनाया था पठान साहब ने, तो ये बनाया था आपका 1977 में। तो 1 अक्टूबर 1900 सॉरी 1 फरवरी 1977 में, 1 फरवरी 1977 में जो है, 1 फरवरी 1977 में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना हुई थी। क्या इतनी बात समझ आ गई आप सभी को? आगे बढ़े, चलिए अच्छे से हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको ताकि यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। अगर सन में प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, बाकी सब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगला देखो क्या है, टेस्ला के जो फाउंडर और सीईओ कौन है भाई? इलॉन मस्क। भाई इलॉन मस्क ये जो कंपनी खड़ी की है और इसके सीईओ कौन है? इलॉन मस्क है। हु हैज़ बिन यूजिंग सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टू रिक्रूट पीपल, मतलब पीपल को रिक्रूट करने के लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं कि कौन इंसान कितना जानता है उसी के हिसाब से ये रिक्रूट करते हैं, ठीक है। हैज़ डिस्क्लोज्ड, अब इन्होंने बंद कर दिया। हैज़ क्लोज्ड मतलब बंद कर देना, डिस्क्लोज मतलब ओपन कर देना, ठीक है। दैट की इंडियन ओरिजिन के, डिस्क्लोज का मतलब जानते हो, क्लोज मतलब बंद कर देना, डिस्क्लोज मतलब ओपन कर देना। हैज़ डिस्क्लोज्ड कर दिया है और मतलब ओपन कर दिया है ये सोशल मीडिया जिसके थ्रू ये लोगों को रिक्रूट करते हैं अपनी कंपनी में, उसको डिस्क्लोज कर दिया है। और जो इंडियन ओरिजिन के अशोक इलुस्वामी हैं, कौन है भाई? अशोक इलुस्वामी वाज फर्स्ट एम्प्लॉय हैं टू बी हायर्ड फॉर हिज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम। तो इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम है, उसके लिए जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। इंडियन ओरिजिन के कौन है? अशोक इलोस्वामी, ठीक है जी। बिफोर ज्वाइनिंग टेस्ला को ज्वाइन करने से पहले मिस्टर इलोस्वामी वाज एसोसिएटेड विद वोल्क्सवैगन इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब, वोल्क्सवैगन वोल्क्सवैगन इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब एंड वाबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम एंड वाबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। तो इससे पहले जो है टेस्ला ज्वाइन करने से पहले, मतलब टेस्ला की जो कंपनी है व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है ऑटो पायलट टीम, इससे पहले जो है टेस्ला को ज्वाइन करने से पहले इलोस्वामी क्या थे भाई? एक तो वोल्क्सवैगन इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब में ये कार्य करते थे और साथ ही वाबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम ये चलाते थे। इतनी बात समझ आए? तो भाई टेस्ला के जो फाउंडर और सीईओ कौन है? इलॉन मस्क हैं। इन्होंने अपॉइंट किसको किया है? अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट कंपनी की जो ऑटो पायलट टीम है उसी के लिए, है ना। उसके लिए किसको अपॉइंट किया है? तो अशोक जो है इलुस्वामी को क्या है? अशोक इलुस्वामी को किया है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको याद कैसे रखेंगे किसको अपॉइंट किया? तो टेस्ला टेस्ला के सीईओ जो कि इलॉन मस्क है, इन्होंने अपॉइंट किसको किया है? इलुस्वामी। अब देखो ई से आ जाएगा इलॉन मस्क, ई से आ जाएगा इलुस्वामी। कैसे याद रखोगे? हाँ ये देखो, ई से आ जाएगा इलॉन मस्क, ई से आ जाएगा इलॉन मस्क, ई से आ जाएगा इलुस्वामी, ई से आ जाएगा इलुस्वामी। तो अशोक इलुस्वामी, अशोक तो कई बार आ जाता है लेकिन इलुस्वामी मतलब डिफरेंट रहेगा हमेशा। ई से इलॉन मस्क ने जो है अपनी जो ऑटो पायलट टीम है अपनी कंपनी की, उसका उसका जो मेंबर चुना है वो इलुस्वामी को चुना है, इलॉन मस्क ने चुना है इलुस्वामी को, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा यहाँ पे देखो, ये देखो, ये छोटा सा हिंट आपके ऑप्शन वाले जब आते हैं तो वहाँ पे बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इलॉन मस्क ने ये जो टेस्ला कंपनी खड़ी की थी कब? 1 जुलाई 2003 में, ठीक है। अच्छा, इसे फाउंड किसने किया था? तो सैन कार्लोस ने, कैलिफोर्निया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। यूनाइटेड स्टेट में कैलिफोर्निया एक जगह है, वहाँ पर सैन कार्लोस ने जो है 1 जुलाई 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया। सीईओ इसके कौन बने? इलॉन मस्क बने। कब बने? अक्टूबर 2008 में। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ पर? टेक्सास में एक ऑस्टिन जगह है। यूनाइटेड स्टेट में टेक्सास करके एक जगह है, यूनाइटेड स्टेट में टेक्सास। ऐसे याद रखो, यूनाइटेड स्टेट में टैक्स देने के लिए इलॉन मस्क गए, ठीक है। ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया से इलॉन मस्क जो है यूनाइटेड स्टेट गए टैक्स देने के लिए ऑस्ट्रेलिया होकर। तो ऑस्टिन, तो यूनाइटेड स्टेट के जो आपका टेक्सास एक जो एरिया है वहाँ पर ऑस्टिन जगह, जैसे जिला होता है, जिले के अंदर विलेज हो गया, उसी तरीके से, ठीक है। तो टेक्सास ऑस्टिन, इतनी बात समझ आई। तो 1 जुलाई 2003 में सैन कार्लोस ने यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में, सैन कार्लोस ने 1 जुलाई 2003 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया था। सीईओ इसके कौन बने? इलॉन मस्क बने। कब बने? 2008 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो यूनाइटेड स्टेट में टैक्स देने के लिए इलॉन मस्क गए ऑस्ट्रेलिया होकर, तो ऑस्टिन, ठीक है। बात समझ आ गई? ये मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ई से इलॉन मस्क, ई से
इलुस्वामी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी का जो ऑटो पायलट टीम है उसके लिए एक मेंबर चुना है। ठीक है, इससे पहले जो है इलुस्वामी कहाँ पे काम करते थे, वोल्क्सवैगन इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब एंड वाबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, बात समझ आई। आगे बात करते हैं, अगला देखिए क्या है। 1983 बैच के जो इंडियन रेलवे सर्विस कौन है भाई, विनय कुमार त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, है ना। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है, तो भाई रेलवे के लिए किसे बनाया गया है, विनय को बनाया गया। भाई रेल चलाने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा, रेल चलाने के लिए, क्योंकि भाई रेल भारी होती है तो उसको चलाने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा कि आगे कोई आ जाए तो आप जो है ठीक तरीके से वो उसे हैंडल करें। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड ने जो है अपना नया एमडी और सीईओ किसे चुना है, जो विनय हो, तो विनय से आ जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है जी, अब विनय कुमार त्रिपाठी के बारे में आगे क्या बताया गया है ही इज़ प्रेजेंटली वर्किंग एज जनरल मैनेजर के पद पर ये काम कर रहे हैं, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ये जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पोस्ट पर ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं। कौन, विनय कुमार त्रिपाठी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ये काम कर रहे हैं। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है। ठीक है, चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है, तो इतनी बात आपको समझ आई। मैंने बताया था रेलवे बोर्ड में काम करने वाला जो है विनय होना चाहिए, तो विनय कुमार त्रिपाठी को हमने बना दिया रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। इससे पहले वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, कस्टमर सर्विस, अब ये ध्यान से सुनना और समझना, ये बीच में चलाइए 139 की कस्टमर सर्विस चलाइए रेलवे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। रेलवे की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कौन सी सर्विस चलाइए, 139। ठीक है, तो आप 139 डायल करके रेलवे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आई। तो फाउंडेड 6 मई 1836 में, यानी कि रेलवे तो काफ़ी पुराना है ना, तो 6 मई 1836 में इंडिया में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना पहले रेल बनी आपकी, फिर रेलवे बोर्ड बना आपका। तो यानी कि 6 मई 1836 में, 18 दूना 36, देखो 18 दूना 36, तो 6 मई, 6 का मल्टीपल 18, 18 का मल्टीपल 36, तो 6 मई। या आपने क्या करा, रेलवे बोर्ड में 6 माओं को बैठाया था। आपने क्या करा था, रेलवे बोर्ड में 6 माओं को बैठाया, तो सॉरी, तो आपका हो गया 6 मई 1836 में इंडिया में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, अच्छा ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड का कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ऑनर की बात करते हैं, अच्छा ऑनर का मतलब समझे, रेलवे बोर्ड किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके अंडर में काम करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। 6 माह को हमने बैठाया था, 6 मई 1836 इंडिया में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। कस्टमर केयर नंबर इसका 139 है, ये याद रखना। रेलवे बोर्ड का कस्टमर केयर नंबर क्या है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ट्रू कॉलर से हाथ मिलाया था, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है भाई, विनोद कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। विनोद कानन टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विस्तारा एयरलाइन। देखो यहाँ पे याद करने के सबसे अच्छे ट्रिक, वी से विस्तारा और वी से विनोद, है ना जी, क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ काम करती है। ठीक है, वी से विस्तार, देखिए जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज हमें फिर नॉर्मली याद रखना होगा। ठीक है, वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ देखेंगे कैसे हम उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, वी से विस्तारा हो गया, वी से आपका हो गया विनोद कानन। ठीक है, तो विस्तारा एयरलाइन का जो है सीईओ किसे बनाया गया है, वी से विस्तारा, वी से विनोद कानन को। ठीक है, विनोद कानन, वी से विस्तारा, वी से विनोद कानन को। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, तो ही रिप्लेस्ड लेस्ली, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, लेस्ली थंग को। लेस्ली थंग हु वाज सीईओ थे फ्रॉम जुलाई 16 2017, यानी 16 जुलाई 2017 से 16 जुलाई 2017 से सीईओ का कार्यभार कौन संभाल रहे थे, तो लेस्ली, है ना, ऐसे याद रखो, ब्रूसली संभाल लेते हैं, ब्रूसली से लेस्ली, है ना, ब्रूसली। तो विस्तारा एयरलाइन, है ना, विस्तार कर रही है, ऐसी एयरलाइन जो कि विस्तार कर रही है ना। तो विस्तारा एयरलाइन का हमने सीईओ कैसे बना दिया, विनोद कानन को बना दिया। ठीक है, वी से विस्तारा एयरलाइन, वी से आपका आ जाएगा विनोद। ठीक, अब सीईओ बन गया। अब उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो विस्तारा विनोद कानन ने किसको रिप्लेस किया है, ब्रूसली को। विनोद कानन, है ना, कान पे मारा किसके, ब्रूसली के। ऐसे याद रख सकते हो, मैं बनाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, बट लेकिन याद हम कैसे कर सकते हैं ना, विनोद कानन, है ना, कानन, तो या तो
ऐसे याद रख सकते हो, विनोद कानन, विनोद है, विनोद कानन, विनोद का कान किसने पकड़ लिया? ब्रूस ली ने। विनोद का कान किसने पकड़ लिया? ब्रूस ली ने। विनोद का कान किसने पकड़ लिया? ब्रूस ली ने। तो ब्रूस ली से आ जाएगा लेस्ली, ब्रूस ली से आपका आ जाएगा लेस्ली, ब्रूस ली से आपका क्या आ जाएगा? लेस्ली, लेस्ली थंग, ठीक है। तो लेस्ली थंग को रिप्लेस किया, जो कि 16 जुलाई 2017 से वो वहाँ पे जो है CEO का कार्यभार संभाल रहे थे। इन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक कार्यभार ये संभाला। लगभग 4 साल, 17, 18, 19, 20, 21, हाँ मतलब 5 साल हो गए, ठीक है। देखिए, इट एडेड दैट दीपक राज अच्छा, और ये ऐड करते हुए कि जो दीपक राजवाट है, दीपक राजवाट हैज़ बीन एलिवेटेड टू टेक अप रोल ऑफ विस्तारा चीफ कमर्शियल ऑफिसर। ओके, जो दीपक राजवट हैं, जो दीपक राजावट हैं, दीपक कौन है भाई? दीपक जो दीपक राजावट हैं, इन्होंने क्या किया है? दीपक राजावट ने इनको जो है विस्तारा क्या चीफ कमर्शियल ऑफिसर यानी कि CCO, ठीक है। एक तो CFO होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एक CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक हो गया CCO यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर। इन्हें बनाया गया किसको? दीपक राजावट को। अब देखो, कमर्शियल से क्या पता लगता है? कमर्शियल मतलब पैसे की बात हो रही है। तो विस्तारा का चीफ कमर्शियल हमने किसको बनाया? राजा को बनाया है। तो राजा से आपका क्या जाएगा? राजावट, दीपक राजावट, ठीक है। तो चीफ कमर्शियल ऑफिसर हमने बनाया है विस्तारा एयरलाइन का। विस्तारा इज अ 51-49 जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का और सिंगापुर एयरलाइंस का। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद ही आपको कोई इसे बताएगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो आप सब जानते हैं कि विस्तारा का CEO किसे बना दिया गया है? विनोद को बना दिया गया है। और CCO यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर पैसा राजा, तो आपका दीपक राजावट आपका बन जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो विस्तारा एयरलाइन है वो किन दो कंपनी का जॉइंट वेंचर, जो विस्तारा एयरलाइन है वो किन दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है? तो और किसका वेंचर है भाई? एक तो टाटा सन्स का है और एक किसका है? सिंगापुर जो एयरलाइन है, सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर एयरलाइन का जॉइंट वेंचर। एक टाटा सन्स का वेंचर है और सिंगापुर एयरलाइन का क्या है भाई? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का जो है वेंचर है और सिंगापुर एयरलाइन का जो है क्या है? वेंचर है, ठीक है। तो विस्तारा जो है 51-49 का जॉइंट वेंचर है। तो टाटा सन्स के इसमें 51 शेयर है और 49 शेयर किसके हैं? सिंगापुर एयरलाइन के शेयर है, ठीक है। तो इस हिसाब से, क्योंकि टाटा सन्स इंडिया की कंपनी है और 51 शेयर जिसका शेयर ज़्यादा मतलब वही कंपनी को लीड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इंडिया की कंपनी है, इसलिए इंडियन कंपनी इसको लीड करती है, ठीक है जी। बात समझ आई? अब भाई जो प्रॉफिट होगा वो तो सिंगापुर एयरलाइन को भी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट लेकिन उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई ये इंडिया की कंपनी है, इसलिए जो है जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के पास रहेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, CEO मैंने बता दिया विनोद कानन है, ठीक है। 1 जनवरी 2022 से अभी बनेंगे। फाउंडेड 2013 में। अच्छा, विस्तारा जो एयरलाइन है, जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन है, दोनों ने मिलकर 51-49 के शेयर जो है कंप्लीट करके जो बनाई है। तो ये कब बनी? 2013 में। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आ जाते हैं, क्योंकि जो आते हैं ना वो तो सभी को पता रहते हैं, क्या नहीं पता रहेगा वो इस बात पे फोकस करेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा विस्तारा एयरलाइन किन दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर, एक तो टाटा सन्स लिमिटेड का और सिंगापुर एयरलाइन का। अच्छा, ये कंपनी बनी कब है? तो सन 2013 में बनी है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में, सन 2013 में न्यू दिल्ली में। अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया गया, गुरुग्राम इसका शिफ्ट कर दिया गया। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी? टाटा सन्स, क्योंकि टाटा सन्स के जो है इसके क्या है? शेयर है, 51 शेयर है, इसलिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे टाटा सन्स से लीड कर रही है। फाउंडर्स की बात करते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस है और टाटा सन्स। तो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों इसके जो हैं फाउंडर है ना। तो उन्होंने शेयर के हिसाब से जिसका शेयर ज़्यादा वही लीड करेगा, ठीक है। तो 2013 में न्यू दिल्ली में विस्तारा एयरलाइन स्टैब्लिश हुई। अब 2013 में स्टैब्लिश हुई है न्यू दिल्ली में, इसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर कर दिया गया, ठीक है। गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया, ठीक है। स्टैब्लिश, बात समझ आ गई इतनी? आगे बढ़े, चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला देखो क्या है, डायरेक्टर HR इन अच्छा, डायरेक्टर HR के पद पर जो डायरेक्टर बनी है कौन भाई? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का, ONGC, ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी का कौन बनी है? अलका मित्तल। कौन बनी है भाई? अलका मित्तल बनी है। हैज़ बिन गिवन दिया गया है, द एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द न्यू इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी का जो इंटरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD है ना, इंटरिम चेयरमैन और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी का किसे बनाया गया है?
तो अलका मित्तल जी को बनाया गया है। ये भी याद रखना, पहली महिला बनी है, ठीक है, इस पद पर। डायरेक्टर ऑफ HR इन ONGC, तो ONGC में डायरेक्टर HR कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। क्यों? ठीक है, इंटरिम। अच्छा, 1 मिनट रुकेंगे, है ना, 1 मिनट रुक जाएंगे, इसको मैं इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। चलो चलो चलो, हो गया। चलिए जी, ये काम हो गया। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, चलो, तो ये आपका काम हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। अगला, द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ऑयल और गैस मतलब उत्पादक है, इंडिया में उत्पन्न करने वाली है, यही बनाती है, ठीक है। अच्छा, सी कौन? अलका मित्तल के बारे में बात हो रही है। सी इज द फर्स्ट वुमन। देखो, फर्स्ट वुमेन है कि जहाँ पे भी फर्स्ट वुमेन या मैन आ जाएगा तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वुमेन टू हैड द टॉप पोस्ट एट द महारत्न कंपनी। अब यहाँ से आपको एक बात क्या पता चली, ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी क्या है? महारत्न कंपनी है, ठीक है जी। सी रिप्लेसेस सुभाष कुमार, ये सुभाष कुमार को रिप्लेस करेंगी, हु सुपर एनुएटेड ऑन दिसंबर 31, जो 31 दिसंबर को जो है रिटायर हो रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो, मतलब रिटायर नहीं हो रहे, मतलब इस प्लेस से वो हट रहे हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो सर्विंग एज एन इंटरिम हेड, तो वो आंतरिक हेड के तौर पर भी काम मतलब पहले उन्होंने किया है, तो अब उन्हें जो है हेड बना दिया गया है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखोगे, ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी। ऑयल आपका क्या जाएगा? ऑयल से आ जाएगा ना, मिट्टी का ऑयल, ऐसे याद रखो। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी कैसे याद रखोगे? मिट्टी का ऑयल। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी में कैसे, अब मैं आपको जो है निमोनिक्स बता रहा हूँ कि आप याद कैसे रखोगे। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी में याद रखो, ऑयल आ जाएगा, ऑयल मिट्टी का ऑयल है ना, मिट्टी का जैसे तेल रहता है, मिट्टी का ऑयल, तो मिट्टी से का ऑयल आ जाएगा मित्तल, मिट्टी से आ जाएगा मित्तल। अलका मित्तल को फर्स्ट वुमेन बनी है और ये रिप्लेस किसको करेंगी? मिट्टी का ऑयल, ठीक है, मिट्टी का ऑयल, ऐसे याद रखो। मिट्टी का ऑयल जो है शुभ होता है। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल मिट्टी का ऑयल और मिट्टी का ऑयल शुभ होता है, तो शुभ से आ जाएगा सुभाष कुमार। तो अलका मित्तल अपॉइंट हुई है और सुभाष कुमार रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपका स्टैटिक क्वेश्चन। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है वसंत कुंज, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? वसंत कुंज में, ठीक है। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? वसंत कुंज में। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फाउंड कब हुआ? 14 अगस्त 1956 में, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फाउंड कब हुआ? तो 1956 का है ये, है ना, 14 अगस्त 1956 का। 14 अगस्त 1956 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1956 में। वसंत कुंज 1956 में इस्टेब्लिश हुआ। इतनी बात मैंने आपको बता दी। ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी का अभी जो है हेड के पद पर मतलब कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑयल मिट्टी का ऑयल शुभ होता है, तो अलका मित्तल अपॉइंट हुई है। सुभाष कुमार जो है शुभ से आ जाएगा, सुभाष कुमार जो है रिप्लेस हुए हैं। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? वसंत कुंज में। वसंत कुंज 1956 में स्टैब्लिश, ऐसे याद रख सकते हैं। वसंत कुंज 1956 में स्टैब्लिश हुआ, तो 14 अगस्त 1956 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है जी। बात समझ आई आप सभी को? आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला आपका कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड दीपक कुमार और अजय चौधरी, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर 2 लोग नए हैं। एक कौन कौन आए हैं? एक तो दीपक कुमार है और एक अजय कुमार चौधरी है, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी से काम करना शुरू करेंगे। प्रायर टू बीइंग प्रोमोटेड एज ED, यानी कि ED के यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोट करने से पहले दीपक कुमार वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ RBI के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसको लीड कर रहे थे। जो दीपक कुमार हैं वो जो है RBI का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसे लीड कर रहे थे, ठीक है, उसे हेड कर रहे थे। जबकि जो अजय चौधरी हैं ये चीफ जनरल मैनेजर थे, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन मतलब जानते हो? सुपरविजन का मतलब होता है आपका जो
देखते हैं ना इधर उधर कि कहाँ पे कैसा काम कर रहा है, कहाँ पे मतलब कंपनी में इधर उधर देखने का काम रहता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाली ये देखो, लाइन तो यही है आपका, ठीक है। तो जो छोटे छोटे काम है ना, यही आपसे पूछ ले जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर में पढ़ लोगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं। कौन कौन नाम है उनका? एक तो दीपक कुमार है और एक अजय कुमार चौधरी है, ठीक है जी। बस आपसे यही पूछ लेंगे, जो दीपक कुमार है इससे पहले क्या कर रहे थे, अजय कुमार चौधरी। आप देख नहीं रहे हो आजकल के क्वेश्चन कैसे अजीब से बनने आएगा, वही लेकिन अजीब तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। तो भाई दीपक कुमार जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है आरबीआई का, वहाँ पर हेड के तौर पे काम कर रहे थे। दूसरे आपके अजय चौधरी आ जाते हैं। अजय चौधरी चीफ जनरल मैनेजर का काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन देख रहे थे, ठीक है। चीफ जनरल मैनेजर क्या देख रहे थे? चीफ जनरल मैनेजर का काम देख रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में। बात समझ आया इतनी? अच्छा, आप इसको याद कैसे रखेंगे? इसकी हमें निमोनिक्स, सर आप बताइए, आप वो सब छोड़िए, आप हमें निमोनिक्स बताइए। देखिए इसको याद कैसे करेंगे। आरबीआई, देखो आरबीआई एक आरबीआई आरबीआई जो बैंक है उसको हमेशा अजय रहना चाहिए। आरबीआई जो बैंक है भाई, आरबीआई बैंक, क्योंकि आरबीआई सबके ऊपर निगरानी रखता है। अगर वो अजय रहा तो हमारा देश अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। जितने भी बैंक हैं उसके अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आरबीआई को एक तो अजय रहना पड़ेगा, और अजय रहने के लिए हम उसके पास दीपक दिलाएंगे, भाई अजय रहो, आप हमेशा जीते, अजय रहो, है ना। हम उसको पूछते हैं, आरबीआई को पूछते हैं, क्योंकि वो सारे बैंकों को अच्छे से रेगुलेट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, आरबीआई को पहली बात अजय रहना चाहिए, तो अजय से आ जाएगा अजय कुमार चौधरी। अब भाई अब अजय रखेंगे तो उसके लिए हम उसके सामने दीपक जलाएंगे, है ना, कि आप अजय रहो हमेशा। तो दीप से आ जाएगा आपका दीपक कुमार और दूसरा आ जाएगा अजय कुमार चौधरी, ठीक है जी। और दीपक कुमार इससे पहले कौन सा काम कर संभाल लेते हैं? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हो उसमें जो है हेड का काम कर रहे थे, ठीक है। और जो अजय चौधरी की बात करते हैं तो ये चीफ जनरल मैनेजर थे, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहते हैं कि सर करंट अफेयर के साथ साथ आप स्टैटिक क्वेश्चन भी बताइए, है ना। तो स्टैटिक बता रहे हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा क्लियर, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में। ये किसको याद नहीं है? अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है जी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास जी, ठीक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए इंडियन ओरिजिन अमेरिका। अच्छा सॉरी, इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया में जन्मे और अमेरिका के डिप्लोमेट कौन? अतुल केशव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, किसके द्वारा ये अपॉइंटमेंट किसने किया है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है। ये अपॉइंटमेंट किसने किया है? तो ये अपॉइंटमेंट यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है। यूएस की कंपनी है, ठीक है, यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी होगी, उसी ने किया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के पद पर, ठीक है। किसके पद पर? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट मतलब हेड के पद पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसको बनाया है? तो अतुल केशव को बनाया है, ठीक है, अतुल केशव को बनाया है। एशिया अमेरिका एशिया अतुल केशव, ध्यान रखो, एशिया अमेरिका एशिया अतुल केशव, ठीक है, एशिया अमेरिका एशिया अतुल केशव, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है आपको? ये देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? भाई आप ऐसे याद रखो, यूएस कहाँ की कंपनी है, मतलब यूएस कहाँ की गवर्नमेंट है? तो ये अमेरिका की, अमेरिका से आ जाएगा अतुल केशव, अमेरिका से आ जाएगा अतुल केशव, ठीक है जी। बात समझ आई? अब इसमें देखो क्या है, हिज टर्म इज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 5। तो वो 5 जनवरी 2022 से कार्यभार उन्होंने संभाल लिया होगा, है ना। मैं आपको आप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखेंगे, द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज द पेरेंट बॉडी ऑफ यूएस। अब ये देखो, जो यूनाइटेड स्टेट, ये जो यूएस है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है, ये किसके अंडर में काम करती है? तो ये जो है यूएस जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है। जो यूएस इंडिया यूएसआईबीसी, ये जो आप देख रहे हैं यूएसआईबीसी, और इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो यूएस और इंडिया का जो बिजनेस काउंसिल है, यूएस और जो इंडिया का जो बिजनेस काउंसिल है,
उसकी पेरेंट बॉडी कौन सी है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसने किसको अपॉइंट किया है, इसका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का प्रेसिडेंट, तो किसको अपॉइंट किया है, यूएस अमेरिका की कंपनी एसी अमेरिका, एसी अतुल केशव। ठीक है जी। अच्छा, अतुल केशव रिप्लेस किसको करेंगे, तो निशा देसाई को रिप्लेस करेंगे, निशा देसाई बिस्वाल को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एसी अतुल हो गया, केशव, केशा निशा, कैसे याद रखोगे, केशा निशा, अतुल केशव, अतुल केशव। अब देखो अतुल ए से हो जाएगा अमेरिका, ए से आ जाएगा अतुल, अतुल को दिशा पता है, अतुल को दिशा पता है कहाँ लेकर जाना है हमें इसे, तो दिशा से आ जाएगा देसाई, तो आ जाएगा निशा देसाई, निशा देसाई। ठीक है जी, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, निशा देसाई आप याद रखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी है यूएस इंडिया, यूएस और इंडिया के बीच के जो बिजनेस काउंसिल है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है उसका हेड कैसे बनाया गया, ये यूएस अमेरिका की कंपनी है, ए से अमेरिका, ए से अतुल, तो अतुल केशव हो गया। ठीक है जी, अतुल क्या है, वो उसको अच्छी एक दिशा दे सकता है, दिशा से आ जाएगा आपका निशा देसाई, निशा देसाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये निशा देसाई को रिप्लेस करेंगे, अतुल केशव अपॉइंट होंगे। ठीक है जी, हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन, वाशिंगटन में भी जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, देखो यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी, तो यूनाइटेड स्टेट में वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जो नॉर्थ वेस्ट जो वाशिंगटन है, आप जैसे देखिए आप किसी भी टुकड़े को जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में जो है डिवाइड कर सकते हो, तो यूनाइटेड स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में जो वाशिंगटन वाला पोर्शन है उसमें नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ वेस्ट में वाशिंगटन में। ठीक है, फाउंडर कौन है, नागल, कार्लेस नागल है ना। आप ऐसे याद रखो, यूएस चैम्बर, जैसे इंडिया में क्या होता है, चैम्बर होता है ना, चैम्बर मतलब नाले वाले का चैम्बर होता है, तो चैम्बर पे क्या बैठा है, नाग बैठा है ना, यूएस के चैम्बर पे क्या बैठा है, नाग बैठा है, तो नाग से क्या याद रखोगे, नाग से आ जाएगा नागेल, नागेल, चार्ल्स नागेल, उसने चाल खेल दी, नाग को बैठा दिया है ना, चाल खेल दी। सी से हो जाएगा चैम्बर, यूएस के चैम्बर पे कौन बैठा है, सी से चैम्बर, सी से कार्ल्स नागेल है ना, नाग बैठा है, नागेल। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ, 12 अप्रैल 1912 को, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये इस्टेब्लिश हुआ आपका 12 अप्रैल 1912 को इस्टेब्लिश हुआ, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ 12 अप्रैल 1912 को ये इस्टेब्लिश हुआ। क्या ये सारी बात आप सभी को समझ आ गई है। हेडक्वार्टर के बारे में क्या क्या बात करी आपसे, मैंने आपसे कहा नॉर्थ वेस्ट वाशिंगटन का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यूनाइटेड स्टेट। अब यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया। ठीक है, इसके आपके फाउंडर कौन है, तो यूएस चैम्बर पे नाग बैठा है, नाग से आ जाएगा सी से चैम्बर, सी से कास नाग। ठीक है, नाग बैठा है नागेल, और 12 अप्रैल क्योंकि आपने ही तो इस नाग को बैठाया था, तो इसलिए 12 अप्रैल 1912 में जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन के तैयार हुआ। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, अगला आपका आता है एडिशनल सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो एडिशनल सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जी अशोक कुमार वाज। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके अंतर्गत आती है, जल शक्ति आता है जल। अब देखो जल जल जो है गज गज मतलब हाथी, जो हाथी है वो जल को क्या करते हैं अपनी सूंड से जो है मतलब पीता है, तो जल शक्ति क्या हो जाएगा, जल में शक्ति कब आएगी, जब गज पिएगा। ठीक है, गज गज से आ जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ये किसके हाथ में, गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में, लेकिन जो एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर किससे नियुक्त किया गया है, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल। जी अशोक कुमार was appointed as the new director general of the national mission for clean गंगा। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर, हाँ तो इतनी बात समझेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर में काम करने वाले कौन है, जी अशोक कुमार, जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बात समझ आई, ये याद रखो, तो ये आपका आ जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही सक्सीडेड डायरेक्टर जनरल ऑफ राजीव राजन मिश्रा। ठीक है, कुमार के जी अशोक कुमार है, इस पॉपुलरली नॉन एज द रेन मैन कहे जाते हैं इंडिया के ये रेन मैन कहे जाते हैं, वर्षा के मतलब वर्षा का आदमी है ना, वर्षा आदमी, बारिश का आदमी है ना, फॉर हिज एक्सेलेंट वर्क इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग अंडर द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो जी अशोक कुमार है, जी अशोक कुमार ने क्या किया था,
जी अशोक कुमार ने क्या किया था, इन्होंने जो है एक कैच द रेन एक कैंपेन चलाया था, है ना? जल शक्ति अभियान, जल शक्ति का अभियान था जिसका नाम था कैच द रेन। मतलब कैच द रेन का मतलब क्या है कि छोटे-छोटे पॉन्ड बनाओ अपने घर पर, मतलब बारिश के पानी को रोकने की जगह बनाओ, पानी को रोको, फिर उसको उससे तालाब बनाओ। इस वजह से हम जो है पानी का जो है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता था नाली में बह के, वो किसी काम नहीं आना, है ना? तो वो उस पानी का इस्तेमाल कहीं न कहीं हम खेतों में कर सकते हैं और भी अपनी गतिविधियों में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जी अशोक कुमार ने कैंपेन कैच द रेन को मतलब कि कैंपेन अच्छा चलाया था, तो इस वजह से उन्हें जो है रेन मैन कहा जाता है, रेन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का रेन मैन कहा जाता है। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आपको समझ आया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनका जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया है जी अशोक कुमार को। और ये राजीव राजन मिश्रा को रिप्लेस करेंगे। अब आता है सर वो सब छोड़ो, आप बताओ ट्रिक निमोनिक्स कैसे याद रखेंगे। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब ये ऐसे याद रखो, देखो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लीन गंगा, और गंगा क्लीन कब होगी, जब आप अशोक का वृक्ष लगाओगे वहाँ पर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कब होगी, जब आप वहाँ पर अशोक का वृक्ष लगाओगे। इतनी बात समझ आई। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का आपका कब होगी, जब आप वहाँ पर क्या लगाओगे, अशोक का पेड़ लगाओगे, है ना? तो ऐसे याद रखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अशोक के पेड़ से साफ होगी, तो आपका आ जाएगा अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार आपका आ जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। अच्छा, वो रिप्लेस किसको करेंगे भाई, जी अशोक कुमार। अशोक कुमार क्या थे, राजा थे, राजा से आ जाएगा राजीव रंजन मिश्रा, राजीव रंजन मिश्रा को वो रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी, राजीव रंजन मिश्रा को वो रिप्लेस करेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। मैंने आपसे बात करी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर, और जो है नेशनल मिशन क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लीन गंगा कैसे क्लीन होगी, अशोक का पेड़ लगाकर। तो जी अशोक कुमार को अपॉइंट कर दिया गया डायरेक्टर जनरल। वो रिप्लेस किसको करेंगे भाई, अशोक क्या थे, राजा थे, तो राजा से आ जाएगा राजीव रंजन मिश्रा। ठीक है जी, राजीव रंजन मिश्रा। ठीक। अब एडिशनल फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो कौन कौन से हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सोसाइटीज देखो एक्ट आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, कोई सा भी आ जाता है, किस एक्ट के तहत कहा गया, कौन से सेक्शन के तहत कहा गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 में, 12 अगस्त 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना हुई। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है 12 अगस्त 2011 में जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का रजिस्ट्रेशन किया गया सोसाइटी में। ठीक है, फाउंड हुआ, फाउंडेड। अच्छा, ये तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए हो गया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, MJS, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये कब आया, तो मई 2019 में ये फाउंड हुआ, जो कि गवर्नमेंट ने बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनाया, मई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनकर तैयार हुआ। अच्छा, अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इस काम को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री निम्न में से कौन सी मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंतर्गत आती है ना। तो मिनिस्ट्री कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के हेड ही हैं, ठीक है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दूसरा आता है प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये भी इससे, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मतलब जल शक्ति में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल है। दूसरा कौन है भाई, विश्वेश्वर टुडू, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना। अब देखो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट होती है, फिर अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कौन है भाई, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब स्टेट मिनिस्टर में कौन कौन उत्तरदायी हैं, एक तो प्रहलाद सिंह पाटिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, दूसरा विश्वेश्वर टुडू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। कौन कौन है, एक तो प्रहलाद सिंह पाटिल है, एक तो प्रहलाद सिंह पाटिल है, ठीक है, प्रहलाद सिंह पाटिल जाहिर सी बात है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, अच्छे कामों में आप अच्छे लोगों को जोड़ सकते हो। प्रहलाद सिंह पाटिल है तो अच्छे काम में मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर। और विश्वेश्वर टुडू, विश्वेश्वर है ना, जैसे ना विश्वेश्वरैया, हमारे में है विश्वेश्वरैया,
महान थे, है ना। तो इसी वजह से विश्वेश्वर जो है टुडू जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसी के अंतर्गत आते हैं। 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है बन के तैयार हुआ। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 12 अगस्त 2011 में ही लॉन्च हो गया था, ठीक है। तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत जो है 12 अगस्त 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनकर तैयार हुआ। अब क्लीन गंगा कैसे होगी? अशोक के पेड़ लगाने से। जी अशोक कुमार को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। वो रिप्लेस किसको करेंगे? भाई अशोक राजा थे तो राजीव रंजन मिश्रा जी को रिप्लेस करेंगे। और ये जो जी अशोक कुमार है इन्हें जो है इन्हें जो है रैनमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रैनमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कैंपेन चलाया था कौन सा? कैच द रेन, ठीक है। बारिश के पानी को हम लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला आपका आ जाता है, देखो ध्यान से, स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ठीक है, स्टेट ओन्ड मतलब स्टेट का बैंक है, स्टेट राज्य का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड अ क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड इंडोजर। देखो इंडोजर एक तो होता है एम्बेसडर, एक होता है इंडोजर। तो एम्बेसडर में क्या होता है अंतर? जो एम्बेसडर होता है वो तो नॉर्मल कह देता है भाई हमने आपको एम्बेसडर बनाया है, आप हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, इसको लोगों के बीच फैलाइए क्योंकि लोग आपको जानते हैं। तो आई जैसे वो कहते हैं ना विराट कोहली हो गया, अक्षय कुमार हो गया, ये सब क्या करते हैं? आप इसको यूज़ करिए, एक ऐड बना के आपके सामने लेके आ जाते हैं। अच्छा, ब्रांड एंडोजर, एंडोजर कौन से होते हैं? एंडोजर वो होते हैं कि जो कि प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ करते हैं और कहते हैं भाई मैंने यूज़ किया है इसलिए आप भी इस्तेमाल करें, मैंने यूज़ किया है इसलिए आप भी इस्तेमाल करें। तो ब्रांड एंडोजर जो है वो लोग होते हैं। तो स्टेट ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड अ क्रिकेटर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा के साथ जो है कैसे साइन किया है? एज अ ब्रांड एंडोजर। तो ब्रांड एंडोजर शेफाली वर्मा को किसने अपॉइंट किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऐसे कैसे भी बन सकता है क्योंकि शेफाली वर्मा एक जो है क्रिकेटर है, तो क्रिकेटरों के नाम दे देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निम्न में से किसको जो है ब्रांड एंडोजर जो है अपॉइंट किया है, या फिर ऐसे कर देंगे शेफाली वर्मा को ब्रांड एंडोजर अपॉइंट किया है निम्न में से किस बैंक ने, है ना। चलो जी आगे हम बात कर लेते हैं। द बैंक कंटिन्यूसली सपोर्ट्स द, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि ये सपोर्ट कर रहा है यूथ को और द कंट्री के यूथ को थ्रू इट्स वेरियस बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इनिशिएटिव्स। दिस अनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट्स द बैंक्स इथोस ऑफ एडिंग value of its customer experience by choosing youth icons like Sefali to inspire them। कहने का मतलब क्या है कि ये हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं ना कहीं यूथ को जो है आगे लेके आ रहा है, यूथ को आगे लेके आ रहा है तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है उस पर। अब जैसे लोग भी, अब जैसे विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गए, इन सभी को लोग चाहते हैं। तो अगर ये किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उस ब्रांड पे जागता है, ठीक है जी। बात समझ आई? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ आ गई, ये तो बहुत आसान है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा जो कि एक क्रिकेटर है, शेफाली वर्मा जो कि क्रिकेटर है, अंडर 19 है ये, ठीक है। 16 पता नहीं 17 साल की हैं ये, ठीक है। चलिए जी, अगली बात हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा वडोदरा। देखो बड़ौदा वडोदरा, लेकिन अगर और भी क्रिटिकल बन जाएगा तो कहाँ से पूछेगा? वडोदरा में कहाँ? कहाँ पर? तो अलकापुरी में। वडोदरा में कहाँ? अलकापुरी में। हेडक्वार्टर बैंक ऑफ बड़ौदा का कहाँ पर? वडोदरा में। वडोदरा में कहाँ? अलकापुरी में, ठीक है जी। अगली बात कर लेते हैं, फाउंडर की बात कर लेते हैं। तो सयाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के बारे में बात करते हैं। सयाजीराव गायकवाड़ जो थर्ड है वो इसके फाउंडर है। फाउंडर की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1908 वडोदरा में ये इस्टेब्लिश हुआ। मतलब 1908 में ये बना है ना, 20 जुलाई 1908 में वडोदरा में इस्टेब्लिश हुआ। फिर वडोदरा में कहाँ पर? इसे अलकापुरी में इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अच्छा, प्री डिसीजर का मतलब क्या है कि विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों इसमें मर्ज हुए हैं, है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है 2019 में हुआ है ये, है ना। विजया बैंक और देना बैंक 2019 में मर्ज हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। ध्यान से सुनना समझना, मैंने आपको बताया विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और मैं भी आपके साथ ही डिवीजन कर रहा हूँ, मेरे साथ ही आप बोलते रहिए। विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों के दोनों मर्ज हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, ठीक है। वडोदरा अलकापुरी में इसका हेडक्वार्टर है। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो है इसके फाउंडर हैं। 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में ये स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात क्या थी? अब देखो इससे दो चीज़ें आप याद रख सकते हो। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको याद आ गया शेफाली, शेफाली से आपका आ जाएगा सयाजीराव, एस से शेफाली, एस से सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ठीक है। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एंडोजर किसे चुना है? शेफाली वर्मा जो कि क्रिकेटर है, एस से शेफाली, एस से सयाजीराव, है ना। तो ये आपके फाउंडर हो जाते हैं, ठीक है। अगर क्रिटिकल पूछ लेता है भाई उसका पूछने का क्या है, ये तो मतलब बेसिक
अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो उसमें ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये चीज़ आप कितनी बार पढ़ रहे हो तो ये तो वो कहेगा कि हाँ भाई मे भी याद हो सकती है ना, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो अपने तरीके से यही मान के चलो कि पेपर कठिन से कठिन बनेगा, तो उसके लिए मैं तैयार हुई नहीं हूँ। अगर आप कठिन के लिए तैयार हो तो आसान के लिए आप बेस्ट हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला आपका आ जाता है सेंटर हैज़ रीअपॉइंटेड विजय पॉल शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। एक कमीशन बनाया गया किसके लिए, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के का जो कॉस्ट रहेगा और उसके प्राइस के बारे में जो है बताएगा। भाई कई बार आपने देखा होगा कि ये एक्चुअली जो है एग्रीकल्चर के लिए ही फाउंड किया गया है, फार्मर्स के लिए फाउंड किया गया है। फार्मर्स ने अपनी खेती करी, मतलब अनाज उपजाया, अब वो कहीं पे भी किसी को भी कैसे भी दाम पे नहीं बेच सकते ना भाई, जाहिर सी बात है वो उसको बेचेंगे तो अपना खर्चा चलाएंगे। अब एक ही चीज़ जैसे कि उन्होंने जैसे गेहूँ ये बहुत सारा उगा लिया, अब उसके लिए उन्हें चावल खाना है तो दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी को बेचेंगे। ठीक है, अब कोई भी आता है तो अगर उनसे कम दाम पे खरीद के जाएगा तो उनका नुकसान भी हो सकता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो लॉस में आ जाएंगे, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए, जो कि एग्रीकल्चर का कॉस्ट और उसके प्राइस को जो है फिक्स करता है। कमीशन किसके लिए, कमीशन हमने बनाया एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के कॉस्ट और प्राइसेस को बताएगा। ठीक है, उसके लिए हमने जो है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, तो विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया है। ठीक है, किसको हमने नियुक्त किया है, विजय पॉल शर्मा को नियुक्त किया है। ठीक है जी, प्राइसेस पॉल ऐसे याद रखो, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, प्राइसेस आ जाएगा पॉल, P से प्राइसेस, P से पॉल शर्मा। तो ये छोटे छोटे हिंट हैं जो हमें वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि आप बड़ी सी एक कहानी बना दो, आपको वो कहानी वहाँ भूल जाओगे, फिर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चौपट हो जाएगा पूरा, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, आफ्टर द रिलिंक्विस्ड आफ्टर ही रिलिंक्विस्ड द पोस्ट इन मैनी लास्ट ईयर, अच्छा मतलब ये पोस्ट खाली थी फॉलोइंग कंपटीशन ऑफ 5 ईयर टेन्योर, तो 5 ईयर टेन्योर के लिए कंपटीशन ही चल रहा था, कुछ समय के लिए खाली थी, है ना, मई में ये पोस्ट खाली रही, लास्ट मई ईयर से ये पोस्ट खाली है। ठीक है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, हम P से प्राइजेस, P से पॉल, विजय पॉल शर्मा को हमने अपॉइंट किया है एज अ चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस के लिए। ठीक है, 5 साल का ये इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं। अब इसका स्टैटिक पॉइंट आ जाते हैं, फटाफट देख लो। 1 जनवरी 1965 में जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है स्टैब्लिश हुआ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना देखो, अब इन क्वेश्चनों से बच्चे जो है नॉर्मल नहीं होते, मतलब इनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ के रखते। अब उन्होंने तो सिंपल इतना पढ़ लिया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का चेयरमैन किसे बनाया गया, विजय, P से प्राइसेस, P से पॉल शर्मा हो गया, विजय पॉल शर्मा हो गया। अब वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि भाई कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, जब वो तो ये कहेगा ना भाई, जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो डिटेल में पढ़ा होगा, तो वो यहाँ से दे देगा, बताओ पहला 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ निम्न में से कौन सा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के बारे में सही है। इसकी स्थापना हुई, ये फाउंड हुआ 1 जनवरी 1965 में, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसेंशियल, जो आवश्यक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, जो वस्तुएं हैं एट रिजनेबल प्राइस, यानी कि जो एग्रीकल्चर की, मतलब अब देखो खेती करने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें जैसे बीज, खाद, सही समय पे पानी और सही बीज की गुणवत्ता वाले बीज, ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कि ज़रूरी होती हैं, ये एक रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम मूल्य पर एक कम से कम दाम में जो है किसानों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे वो खेती करने में अपना रुझान बढ़ा पाए। नहीं तो कहेंगे एक तो इतना इतना सारा पैसा भी लगा, उतना निकलता भी नहीं है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बनाया गया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बनाया गया कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ मतलब वस्तुएं होती हैं, वो रीजनेबल प्राइस पर, एक फिक्स प्राइस पर, कम दाम पर, अच्छे दाम पर आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी किसानों को। ठीक है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में है, और फिक्स एग्जीक्यूटिव, अच्छा फिक्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, यानी कि पहली बार जो है 1965 में, 1 जनवरी 1965 में ये फाउंड हुआ, तो पहली बार प्रोफेसर एम एल दंतवाला ने जो है इसकी कमान संभाली। तो प्रोफेसर एम एल दंतवाला ने फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, कि भाई सभी किसानों को सही दाम पर सब चीज़ प्रोवाइड कराना एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, अब इससे प्रीसीडिंग देखो, प्रीसीडिंग एग्जीक्यूटिव मतलब अब उसको आगे लेके कौन जा रहा है, तो अशोक गुलाटी। ठीक है, अशोक गुलाटी जो है
देखो सीड मतलब आगे बढ़ना, प्रीसीड मतलब पहले आगे बढ़ के अब उसी चीज़ को आगे कौन बढ़ा रहा है, अशोक गुलाटी। अशोक गुलाटी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, हमने एक कमीशन बनाया किसके लिए, एग्रीकल्चर के बनाया। क्यों बनाया, ताकि वो कॉस्ट और प्राइसेस को जो है अच्छे तरीके से बता पाए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 में हुई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो एग्रीकल्चर का जो भी कमोडिटीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो वस्तुएं हैं, वो रिजनेबल कॉस्ट पर, फिक्स कॉस्ट पर, कम कॉस्ट पर अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सकें। सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किसने कराया, प्रोफेसर एम.एल. दंतवाले ने। प्रोफेसर एम.एल. दंतवाले ने सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया और उसी चीज़ को आगे लेकर कौन आ रहे हैं, अशोक गुलाटी। ठीक है, तो दंतवाला गुलाटी, ठीक है, दंतवाला गुलाटी, एम.एल. दंतवाला और गुलाटी, अशोक गुलाटी इसको आगे लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे जो है करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जिसमें आपने देखे 3 जनवरी से 9 जनवरी तक के जितने भी अपॉइंटमेंट आए थे वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से बताया। आप डेफिनेटली देखना, जब आप जो है इस चीज़ को अप्लाई करोगे एमसीक्यू में, आपका एमसीक्यू परफेक्टली बनेगा। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को जो है कंटिन्यूस आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से आपका जो है करंट अफेयर्स बनेगा, डेफिनेटली पूरा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।